कांग्रेस का आरोप है कि आपके ही नेता संविधान का विरोध कर रहे हैं और अंबेडकर कह रहे हैं। आज अंबेडकर तो बोलते हो, लेकिन अंबेडकर का किया क्या आपने? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इच्छा के विरुद्ध 370 लगाया, बाबा साहब को हराया। बाबा साहब कांग्रेस के सारे नेताओं ने, नेहरू ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, राजीव गांधी को दे दिया गया, लेकिन अंबेडकर का इतना सम्मान करते हैं, अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर उनको भारत रत्न दिया गया है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने से डरती क्यों है, क्या कहेंगे इस पर? और जिनकी खुद की जाति का पता नहीं। राहुल गांधी किस जाति के हैं? अपनी जाति बता दे। फिरोज गांधी से अगर फिरोज खान से शादी करेंगे इंदिरा गांधी, उनके बच्चे राजीव और संजय कैसे हो जाएंगे? पहले अपनी दादी के बयानों का खंडन करें राहुल गांधी, उसके बाद जातिवाद का बात करें। भारत में एक नियम चलेगा, बदली धर्म बदला, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में पंडित हो गया पौत्र। नमस्कार, आपकी जनता अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय कानपुर में हूं, जहां पर हमारे साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हमारे साथ हैं और आज हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद राजा भैया जी। प्रकाश पाल जी, जो संविधान गौरव दिवस आपका जो चल रहा है, क्या कुछ पार्टी की तरफ से गाइडलाइन कार्यकर्ताओं को? भारत में जो भारतीय संविधान को लागू हुए, ये 26 जनवरी 2024 में 25 में 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में लागू हुआ। 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी के नेतृत्व पर, आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में आम जन तक संविधान के प्रमुख बिंदुओं का और कैसे भाजपा संविधान के आधार पर चलती है, उन बिंदुओं को लेकर संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम चलाने जा रही। 11 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य उनको लोग संविधान के बारे में जाने, क्योंकि इंडी गठबंधन और कांग्रेस जो सदैव से बाबा साहब का और संविधान का अपमान करती रही, मनमाने तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जाए, ये भी बताने का। चूँकि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने भाजपा के बारे में एक भ्रम फैलाने का काम किया था कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान ख़त्म कर देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी। भाजपा तो थी ही 2 बार से, लेकिन चूँकि जाड़ सोरेस के पैसे से इंडी गठबंधन भारत में दुष्प्रचार का एक अभियान चला रहा था। और लोकसभा के बाद चूँकि जनता समझ चुकी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, और जनता ने उनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि जो बाबा साहब का आज बड़ा नाम ले रहे हैं, संविधान का नाम ले रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। सबसे पहले तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि अब भारत पर अधिकार बनाए रखना या यहाँ पर शासन करना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उन्होंने ये तय किया कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली निर्वाचित हुए, तो उन्होंने एक कैबिनेट की 3 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्यों को भारत में भेजा कि भारत में कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो। इतना बड़ा देश है, तब तक पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी था, किस नियम और व्यवस्था के तहत चलेगा। इससे पूर्व में भारत तो रियासतें और राज्य रजवाड़े थे। तो यहाँ पर एक बात हुई कि भारत अपना एक कोई संविधान बनावे और उसके आधार पर लोकतांत्रिक ढंग से इस देश का संचालन हो। तो एक संविधान सभा का निर्माण होना था, तमाम लोग उसमें 389 सदस्यों का चुनाव होना था, हुआ। कांग्रेस चूँकि बाबा साहब से, चाहे वो 1932 में जब साइमन कमीशन आया तब से कांग्रेस विरोध में हो, या कांग्रेस के नेताओं से उनकी असहमति हो, पूना पैक्ट हो, इन सबसे असहमत होने के कारण कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में आ पावें।
इसलिए सारे इंतजाम किए गए और बाबा साहब ने भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले अपने प्रत्याशी लड़ाए थे और बाबा साहब सहित उनके सभी प्रत्याशी हारे थे। बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुँचे। उसके बाद बंगाल से एक सदस्य को इस्तीफा कराकर, जिसमें जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी भूमिका रही और लोगों की रही, तब बाबा साहब संविधान सभा में आए। तो सबसे पहले आज जो बाबा साहब का बड़ा वो नाम ले रहे हैं, बाबा साहब संविधान सभा में ना आ पाएं, इसका प्रयास पूरा कांग्रेस ने, नेहरू ने किया था। एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आप संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं सब जगह, 25 जनवरी तक आपका अभियान चलेगा, कांग्रेस का आरोप है कि आपके ही नेता संविधान का विरोध कर रहे हैं। कौन हमारा नेता कर रहा है? बार बार अम्बेडकर कह रहे हैं। अम्बेडकर कह रहे हैं ना, पूरी बात आधी अधूरी बात कहकर किसी की भी कि आज अम्बेडकर तो बोलते हो, लेकिन अम्बेडकर का किया क्या आपने? जो वही तो मैं बता रहा हूँ कि अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। उसके बाद जब भारत में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्तर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और नेहरू ने उन्हीं के निजी सचिव को, NS काजोलकर को, उनके विरुद्ध प्रत्याशी बनाया और नेहरू 2 बार जाकर प्रचार किया और बाबा साहब लोकसभा चुनाव हारे थे। भंडारा से उपचुनाव हुआ, उसमें भी लड़े, फिर कांग्रेस ने प्रचार करके उनको हराया। बाबा साहब को लोकसभा में आज़ाद भारत में उनको नहीं पहुंचने दिया। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और बाबा साहब का इतना बड़ा अगर वो गौरव रहे तो उनको प्रधानमंत्री के बाद दूसरे दर्जे का कोई स्थान देते, कोई उनको देना नहीं। और उनको 1951 में इस्तीफा देना पड़ा। वो जो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें महिलाओं का अधिकार, जो पुरुष उस समय तो एक से अधिक शादी कर सकता था लेकिन महिला को नहीं, तलाक का, गुजारा भत्ता, ऐसे तमाम चीज़ों को, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार। आपको जानकारी दें कि बाबा साहब ने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया है, यानी भारत में पहले आया, अमेरिका में उससे 30 साल बाद आया है। ये भारत में है बाबा साहब ने मिलकर। तो महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना, अनुसूचित वर्ग विशेष सबको सम्मान का देना। और कांग्रेस ने जो हिंदू कोड बिल लाया था उसको पास नहीं होने दिया और अम्बेडकर अपमानित होकर, उनको समय समय पर अपमानित करते थे नेहरू, इसलिए 1951 में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। एक और बात बता दें कि देश का जब अंग्रेज़ों ने छोड़कर गए तो पाकिस्तान तो मजहब के नाम पर राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों ने 3 विकल्प दे दिए कि सारे रियासतें भारत में विलय करें, पाकिस्तान में जा सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। 565 से अधिक रियासतें थी, सारी रियासतों का विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल ने लिया था। एक रियासत की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की नेहरू ने लिया था। और जो 370 का प्रस्ताव है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मसौदा समिति के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, जब उनसे 370 का ड्राफ्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा इस देश के विभाजनकारी मसौदे का, मैं जिस धारा का मसौदा मैं नहीं तैयार कर सकता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को लिखने से मना कर दिया। बाद में शेख अब्दुल्ला ने जब इस बात को बताया तो नेहरू ने गोपाला स्वामी अयंकर को इस काम के लिए दिया जिम्मेदारी। गोपाला स्वामी अयंकर ने एक प्रस्ताव 370 का लिखा। बाबा साहब की कतई इच्छा नहीं थी। अगर आप जाकर देखेंगे अम्बेडकर जब वो उनसे मिलने आए शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा कि अब्दुल्ला, आप चाहते हो कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर सीमा की सुरक्षा करे, यहाँ विकास काम कराए, यहाँ अनाज उपलब्ध कराए, सारी व्यवस्थाएं दे, लेकिन भारत सरकार का वहाँ कोई भूमिका ना हो। ये पत्र है उनका, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इच्छा के विरुद्ध 370 लगाया, बाबा साहब को हराया। बाबा साहब कांग्रेस के सारे नेताओं ने, नेहरू ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, राजीव गांधी को दे दिया गया, लेकिन अम्बेडकर का इतना सम्मान करते हैं, अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? जब 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से समर्थन कर रही थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर उनको भारत रत्न दिया गया है। ये बाबा साहब का सम्मान, अपने खानदान के सब लोगों को। बाबा साहब का कोई स्मारक उन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया,
बाबा साहब की विरासत से जुड़े 5 स्थान हैं जिसको भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में डेवलप किया है। बाबा साहब ने महू में जन्म लिया, उनके जन्म स्थान को स्मारक बनाया। बाबा साहब ने लंदन में जिस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया, उस हॉस्टल को ब्रिटेन में खरीदकर स्मारक बनाया। बाबा साहब ने नागपुर में जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस स्थान को भी दीक्षा भूमि के रूप में डेवलप किया। बाबा साहब ने दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड के बंगले में उन्होंने अंतिम सांस लिया, वो भी व्यक्तिगत किसी का था, उसको भी खरीद कर वहाँ स्मारक बनाया है। जाकर कभी कभी देखिए, बहुत बड़ा स्मारक है बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ। बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में निधन हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ। आज मनमोहन सिंह के लिए बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं, वो अपने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी नहीं करना, ऐसे अम्बेडकर का भी मुंबई के इंदू मिल कॉलोनी कैंपस में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने चैत्य भूमि के नाम पर, क्योंकि बौद्ध धर्म बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया था, उसका भी एक स्मारक बनाया है। ऐसे पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। बाबा साहब से किसी भी जुड़े स्थान के लिए कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया है। तो एक बड़ा बयान आ चुका है कि बाबा साहब को जो भारत रत्न मिला है वो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में दिया गया है। और एक चीज़ मैं बताऊं, कांग्रेस आज संविधान की बड़ी बात करती है। बाबा साहब के बनाए गए संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड की चर्चा नहीं थी। इसको कांग्रेस ने, नेहरू सरकार ने बनाया, और आज भारत की पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीन आज वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई है। उनके बाबा साहब के संविधान में कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था। इंदिरा गांधी ने 1973 में पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। आज भारत के संविधान को कोई चुनौती देता है तो समय समय पर केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कि मेरी कुरान में नहीं है, मेरे फला में नहीं। बाकी कोई धर्म का हिंदू कभी कोई नहीं कहता कि मेरे वेद में नहीं, मेरे पुराण में नहीं है। ये भाजपा सरकार में है कि हम लोग संविधान करते हैं। कांग्रेस ने किस तरीके से तुष्टीकरण में जाकर 1975 में इंदिरा गांधी ने, अब तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 75 से अधिक कांग्रेस ने किए हैं। नेहरू ने अपने अपने हित में किए हैं। इंदिरा गांधी 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया, तब आपातकाल उन्होंने किस तरह से लगाया था, संविधान का कोई पालन नहीं किया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्र में जगाकर बिना कैबिनेट का प्रस्ताव पारित कराए, उनसे हस्ताक्षर करा लिए। बाद में कैबिनेट, वो रेडियो पर पहले प्रसारण कर चुकी थी, बाद में कैबिनेट को सूचना मिली थी। तो ये संविधान का विरोध। दूसरा जो प्रस्ताव में उन्होंने इतने बदलाव किए, उन्होंने एक 38वां संविधान संशोधन, जिसमें न्यायपालिका, मतलब ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आपातकाल लगाया, इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। ये संविधान का मतलब कोई अधिकार नहीं, न्यायपालिका के इस अधिकार को छीना। 39वां संविधान संशोधन इस बात के लिए किया गया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई इसकी समीक्षा सुनवाई नहीं कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने 7 अगस्त 1975 को ये प्रस्ताव आया लोकसभा में, 8 को आया राज्यसभा में, 9 को कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं भारत के संविधान में जो राज्यों से की भी विधानसभाओं में पारित कराना होता है, या आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं में पारित हो। तो 9 तारीख को सभी विधानसभाओं में, जो कांग्रेस साथी विधानसभाएं थी, उन विधानसभाओं में पारित हुआ, और 10 तारीख को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके उसको गजट कर दिया कि प्रधानमंत्री के चुनाव पर या किसी सांसद के चुनाव पर न्यायपालिका नहीं कर सकता है। उन्होंने विधानसभाओं के लोकसभा चुनाव की 5 साल से 6 साल उसकी अवधि कर दिया। ऐसे कितने संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1946 में किया गया। आधे से अधिक संविधान संशोधन, जिसको इंदिरा का संविधान भी कह सकते हैं, इस तरह से बदलाव किया था। तो ये लोग जो संविधान को रौंदने वाले लोग हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी डिटेल में आज प्रकाश पाल जी ने संविधान पर चर्चा की है। एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, जिस तरीके से सीतापुर सांसद राकेश राठौर का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराने से डरती क्यों है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्यों डरती क्यों है? कांग्रेस की कितने दिन सरकार रही है? 52 में कराई क्या? 57, 10 साल में होता है। 62 में कराई क्या? 72 में कराई क्या?
92 में कराई क्या? केवल भाजपा पर आरोप है, हमसे ज़्यादा सरकार में तो वो रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं किया। आज वो इस स्थिति में आए हैं। कांग्रेस का एजेंडा है हिंदुओं को जाति में बांटो और मुस्लिमों को एक रखो, उनकी जो राजनीति है, तो ये बांटने का काम कर रहे हैं। कब मना किया? क्यों नहीं अपनी सरकारों में कराए इन्होंने? तब तो उनके दूसरे भाषण थे इंदिरा गांधी के। उनका नारा होता था कांग्रेस का, जाति पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज उनके पोते जात पात पर उतर आए हैं। तो पहले ये बतावें उनकी दादी सही थी कि राहुल गांधी सही है? ये उनका नारा आपने सुना होगा ना, सबने सुना होगा। कांग्रेस का यही नारा होता था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये बोलते थे। आज क्या हो गया उनके? तो ये जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात करें, वो ये तो खुद ही इस बात के पक्ष रहे हैं। आज वो दूसरा एजेंडा चला रहे हैं। अब स्थिति आ गई, वो चाहते हैं कि हिंदुओं में बंटवारा हो। तो ये जो उनका एजेंडा है, और जिनकी खुद की जाति का पता नहीं। राहुल गांधी किस जाति के हैं? अपनी जाति बता दें। वो फिरोज खान का पौत्र क्या हो सकता है जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बता रहे हैं? ये बतावें कि कैसे हैं। इंदिरा मतलब फिरोज खान से शादी करेंगे इंदिरा गांधी, तो उनके बच्चे राजीव और संजय कैसे हो जाएंगे? भारत में एक नियम चलेगा, जाति बदली धर्म बदला, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में पंडित हो गया पौत्र। एक ये भी सवाल आपसे करना चाहेंगे, तो क्या कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा कि हमारी जब सत्ता आएगी कि तब जाति का जनगणना होगी? भाजपा तो कराएगी नहीं। ये जब जनगणना का समय आएगा तब प्रधानमंत्री जी करेंगे। समय कब आएगा? ये सुन लीजिए, जब जनगणना 10-10 साल में होती है, उसका समय आएगा तब नेतृत्व तो पार्लियामेंट बैठ के तय करेगी। खाली आरोप लगाने के लिए वो ये बतावें कि उनकी दादी क्यों कहती थी जात पर न पात पर। आज वो क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि सभी तरफ से वो नकारे गए हैं। वो जातियों में वोट खोजना शुरू कर रहे हैं। पहले तो दूसरी बात थी, अभी तो दादी उनकी कब तक रही हैं? 84 तक तो थी, तब तक तो यही नारा होता था उनका। अब ये क्यों बदल गया है? पहले अपनी दादी के बयानों का खंडन करें राहुल गांधी, उसके बाद जातिवाद का बात करें चाहते हैं। और लगातार सत्ता में क्या उपलब्धि है आपकी? सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार आई है और 37 साल बाद यानी 61 साल बाद नेहरू के बाद मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 37 साल बाद योगी जी दोबारा किस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जनता का विश्वास है और विकास बिना विकास किए कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए भाजपा का विश्वास विकास लगातार बढ़ रहा है। बेरोजगारी मिटा पाए आप? बेरोजगारी घटी है, मिटने का क्या है? कोई इतना है कि लोग पैदा होते रहेंगे और लोग काम के लिए तलाश में रहेंगे, लेकिन अवसर अच्छे मिले हैं लोगों को। विकास जब हो रहा है तो केवल सरकारी नौकरी को अगर मानेंगे तब तो अलग बात है, लेकिन अगर अच्छी सड़कें बनती हैं, विद्यालय बनते हैं और जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, फैक्ट्रियां चलती हैं। आज अगर गांव पूरे देश भर में 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, तो घर बनने में भी कहीं भट्ठे का ईंट लगा होगा, किसी फैक्ट्री में बना हुआ सीमेंट लगा होगा, कहीं वहाँ सरिया लगी होगी। तो बिना कहीं इंडस्ट्री लगे हुए वो भी अप्रत्यक्ष रोजगार। जब डेवलपमेंट होता है तो उसका सड़कें, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, तो सब ना किसी को रोजगार के तहत होता है। कोई बेच रहा होगा, कोई बना रहा होगा। इसलिए लगातार जितना डबल विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। गौवंश के लिए आपकी क्या राय? अन्ना गौवंश भी किसानों की खेती चल रहे हैं। देखिए, मोदी जी हैं जो और योगी सरकार है जो गाय के लिए 1500 रुपये दे रही है। हमारी कोशिश है कि गाय कटे नहीं और खेत चरे नहीं, इन दो के बीच में हम लोग रास्ता। कोई नहीं चाहता है कि भारत में गाय हमारे लिए बहुत पूजनीय बंदनी है, वो कटे ना। ये समाजवादी पार्टी के लोग होंगे जो गाय को कटवा सकते हैं। हम जनता से भी कहेंगे कि गाय का वो संरक्षण पालन करें और उनके खेत भी ना चलें। इसका सरकार ने गौ आश्रय स्थल भी बनाए हैं, उनकी व्यवस्था है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कोई अचानक घोषणा होती है, अब बहुत कम ऐसी समस्या होगी कि छुट्टा जानवर होंगे सड़कों पर।
तो हम दोनों चीज़ें सोच रहे हैं कि गाय कटे नहीं और खेत चरे नहीं, इसके बीच रास्ता निकाल रहे हैं। जिस जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीधा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल जी। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार।